कक्षा 10वीं के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हमारी जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ 11वां, इसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ जो है एक रेखा चित्र है और ये रेखा चित्र श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1968 ईस्वी में। ये पाठ का और कवि लेखक का संक्षिप्त सा परिचय। आज हम इस पाठ का प्रथम अंश जो कि बाल गोविंद भगत यानी प्रारंभ से लेकर के और पहला अंश जहां खत्म हो रहा है इसका संगीत है या जादू। बाल गोविंद भगत से लेकर के पहला अंश यहाँ समाप्त होता है संगीत है या जादू। यहाँ तक का जो अंश है वो आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा में इस पाठ को विस्तारित करने से पहले हम आज देखेंगे कि इस पाठ से संबंधित या इस अंश से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता दिए हुए हैं। इन शब्दों के अर्थ पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। ये पाठ को समझने में हमारी सहायता करेंगे। पहला शब्द हमारा है मंझोले। मंझोले का अर्थ होता है बौने कद का, यानी ना छोटा ना बड़ा, बीच का जो कद है उस कद का आदमी या उस कद का व्यक्ति। कमली का अर्थ होता है कंबल। बेडोल यानी बिना आकार का या कह सकते हैं भद्दे आकार का। पतोहू, पतोहू का अर्थ है यहाँ पाठ के हिसाब से, इस पाठ में जो शब्द आया है पतोहू उसके हिसाब से इसका अर्थ होता है पुत्र की पत्नी या पुत्र वधू। फिर हमारा शब्द है साहब। यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने साहब कहा है ईश्वर को या मालिक को, वो अपना साहब मान रहे हैं। और ये अपना साहब यहाँ किसको मान रहे हैं? ये अपना साहब यहाँ मान रहे हैं कबीरदास जी को। फिर इसके बाद है कुतूहल, इसका अर्थ होता है आश्चर्य। कलेवा, सुबह का नाश्ता। पूर्वाई, पूर्वाई का अर्थ है पूर्व से चलने वाली हवा, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। हलवाहों का अर्थ होता है हल चलाने वाले। रोपनी यानी धान, धान कहते हैं चावल को, चावल की फसल की बुआई करना रोपनी कहलाता है। और इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो हमने देखे। ये पाठ को विस्तारित करने में, इसको समझने में हमारी सहायता करेंगे। चलिए हम पाठ को विस्तारित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से सभी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जड़ा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो ये जो हमने अंश पढ़ा, अभी जो 3-4 लाइनें पढ़ी, इन 3-4 लाइनों में हमारे समझ में आता है कि बाल गोविंद भगत जो व्यक्ति थे उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, किस प्रकार के वो लगते थे, देखने में कैसे लगते थे। इन लाइनों से हमें मालूम ये चलता है। आगे देखिए, इसी को हम समझते हैं। अभी कह रहे हैं कि कबीर पंथियों की कनफटी टोपी, कबीरदास जी को मानने वाले यानी कबीर संप्रदाय को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अपने सिर पर एक इस प्रकार की टोपी ओढ़ते हैं जो कि कान की तरफ से खुली हुई रहती है, फटी हुई रहती है और बाकी से पूरा सिर उससे ढका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कनफटी टोपी। बीच में शब्द आया है काली कमली, यानी काला कंबल वो हमेशा सर्दियों में ओढ़े रहते। आगे लेकर कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे। लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो हमने ऊपर अभी ये पढ़ा कि किस प्रकार की उनकी वेशभूषा थी, इस वेशभूषा को देखकर हमें यह नहीं मानना चाहिए कि वो एक साधु थे। नहीं, वो साधु नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे और गृहस्थ में रहते हुए वो अपने साधु जैसा, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी तो मैंने नहीं देखी, उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, यानी बेटे और उनकी बहू को, पुत्र वधू को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कह रहे हैं कि गृहस्थ होते हुए भी, खेतीबाड़ी करते हुए भी वो साहब कबीरदास जी को मानते थे, जैसा कि इसमें विस्तार में आएगा अभी। वो खरा व्यवहार रखते थे सबसे,
और कह रहे हैं कि उनमें साधु कहलाने वाले सारी परिभाषाएं, सारे गुण मौजूद थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते। अब यहाँ आ रहा है कि बाल गोविंद भगत जी का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक करने में संकोच नहीं करते, यानी सबसे स्पष्ट रूप से बात क्या करते थे, किसी से घबराते नहीं थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा का अर्थ होता है बिना बात के, है ना, आगे से कह सकते हैं अपन कि जानबूझकर कभी किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था, लोगों को आश्चर्य होता था। और क्या करते थे वो कहते थे कि कभी भी वो बिना पूछे किसी के दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इतनी बारीकी से वो अपने नियम का पालन करते थे। ये गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, यानी साहब को समर्पित थी, यानी कबीरदास जी को समर्पित थी। जो फसल उनके खेतों में होती, क्या बता रहे हैं देखिए लेखक इसके बारे में, जो वर्ष भर फसल उनके खेतों में होती उस सारी पैदावार को सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते, जो घर से 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर होता था। सारी फसल को उस दरबार में, साहब के दरबार में ले जाते और वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर ला करके उससे अपने पूरे वर्ष भर का जीवन यापन, अपना खर्चा चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी कबीरदास जी के भजनों को गाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव यानी पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी वाले खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड पर बैठी हैं। औरतें जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए नाश्ता लेकर के खेत की डोल, जिसको अपन कहते हैं दीवार, जिसको कहते हैं मेड, उस मेड पर बैठी उनका इंतजार करती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिपा हुआ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी इतने मधुर स्वर में वो गा रहे हैं कि लोगों के जो हाथ हैं, हलवाइयों के जो पैर हैं, वो भी उनके संगीत के जादू की धुनों पर चलते दिखाई देते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक कह रहे हैं कि जब वो खेत में उतरने के बाद गीत का गायन करते हैं, कबीरदास जी के पदों को गाते हैं, तो उनके बोल को सुनकर के, उनके स्वर को सुनकर के ऐसा लगता है कि ये संगीत है या जादू। और संगीत है या जादू यानी लोग उनका गीत सुनकर के, कबीरदास जी के पदों को सुनकर के लोगों का मन प्रसन्न हो जाता और उनके काम करने की गति दुगनी रफ्तार से बढ़ जाती, जिससे कि वो अपने खेत में धान की रुपाई के समय अपने मन को प्रसन्न रखते हुए अपने कार्य को संपन्न करते। इस तरह से आज हमने अपना जो ये बाल गोविंद भगत पाठ है, इस पाठ का पहला अंश हमने पढ़ा। आप इसे अपने संग्रह में रखें, आगे की कक्षा में हम इस पाठ को आगे विस्तार देंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।